7 महीने की गर्भवती गरीब बहुरानी अनामिका अपनी 6 साल की बेटी भव्या को लेकर घर आती है। सासू माँ शारदा बगीचे में एक बेंच जैसी चीज पर बैठी थी और मकई खा रही थी। अरे बहुरानी, काम के सिलसिले से तुम्हें माता पिता के घर जाना चाहिए। मेरे मायके क्यों जाना माँ जी? अनामिका के सवाल करते ही शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ का मकई गर्भवती अनामिका पर फेंक के मारती है। अनामिका भी बुद्धि दिखाकर उस मकई को हाथ से पकड़ लेती है। इससे अनामिका के चेहरे पे चोट नहीं लगती। ये सब देखकर तभी पोती भव्या, दादी आप माँ को क्यों मार रही हैं? भव्या तुम अभी अंदर जाओ, मैं दादी से बात करके आती हूँ, फिर मैं अंदर आके तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। इस तरह कहने पे भावना कोई जवाब नहीं देती है। स्कूल बैग लेकर वो अंदर चली जाती है। फिर अनामिका शारदा को देखकर कहने लगती है, अब बताइए माँ जी, मैं अपने मायके क्यों जाऊँ? नहीं जाओगी मतलब? तुम्हें जो खेत दहेज में मिला था, मैंने बोला था बेचने, वो बात तो तुम्हारे कान में घुस नहीं रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं वो जमीन नहीं बेचूंगी। अगर वो बेच देती हूँ तो मेरी बेटी, मेरा होने वाला बच्चा सब सड़क पे बैठ के भीख मांगेंगे। मेरा बेटा है ना, वो सब संभाल लेगा। शारदा के कहने पर अनामिका हंसी उड़ाते हुए कहती है, हाँ वही तो सब देखते हैं, इसीलिए तो मैं और मेरे बच्चे इतने खुश हैं। एक बार के लिए मेरे और मेरे बच्चे को देखकर तो कहिए। अब मैं अपने मुंह से आपके बेटे के बारे में क्या कहूँ? अगर थोड़ा सा भी आपको ज्ञान होगा तो ये सवाल खुद से पूछिए। इस तरह कहकर वो रोने लगती है। फिर बेंच से उठकर वो दरवाजे के पास आ जाती है। शारदा गुस्से से दरवाजे के पास खड़ी होकर वो अनामिका को रोकती है। देखो बहू, मैं अच्छे से कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। अपने मायके में जाकर उस जमीन को बेचकर पैसे लाके दे दो। उन पैसों से मैं इस घर को ठीक करवाऊंगी। बाकी पैसे पोस्ट ऑफिस में भव्या के नाम पर मैं डिपॉजिट कर दूंगी। माँ जी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो हरी घास देने वाली जमीन को नहीं बेचने वाली हूँ मैं। मेरे पिताजी ने उस जमीन पर हरी भरी घास उगाए थे। वो घास पशुओं के खाने के लिए बिकते हैं। एक पैसे का भी मुनाफा कमाए बिना घास बेचकर पूरे पैसे मुझे दे देते हैं। ये सुनकर मजाक करते हुए शारदा कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे माँ बाप से बकवास पैसे तुम्हें दे रहे हैं। उन लोग उस जमीन पे आखिरकार कर ही क्या रहे हैं? बरसात में जमीन गीली हो जाती है, उसी में घास निकल आते हैं और वही घास पशुओं के लिए बेच देते हैं, और जो बेचकर पैसे आते हैं वो तुम्हें वो दे देते हैं। वो कह ही रही थी, उस बीच में अनामिका घुस के कहने लगती है, आप, मैं और मेरी बेटी, बाप बेटा जो बिना किसी काम के बस घूमते रहते हैं। पूरा परिवार बस इसी पैसे से चल रहा है, ये बात आप मत भूलिएगा। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। फिर बिस्तर पर बैठी हुई थी भव्या उसे लेती है और फिर वो अपने मायके चली जाती है। पिताजी शंभू अपनी बेटी अनामिका को देखते ही जल्दी से उसे बैठने के लिए कुर्सी देते हैं। माँ कमला जल्दी से जाके पानी लाके बेटी को देती है। अनामिका भव्या पानी पीती है। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पिताजी। माँ, भव्या को कुछ खाने के लिए दे दो। स्कूल से आने के बाद सीधा मैं उसे लेकर यहाँ आ गई हूँ। ठीक है बेटा, मैं खिला देती हूँ। भावना गुड़िया, इधर आना, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मैगी बनाती हूँ। इतना कहने पर भव्या वहाँ से उठ के कमला के पास चली जाती है। कमला भव्या को अंदर ले जाती है। पिताजी, आज कितने घास बिके? आज ज्यादा नहीं बिके बेटा, पैसे भी कम मिले हैं। उतने कम पैसों के लिए 7 महीने की गर्भवती तुम यहाँ क्यों आई? दामाद रमेश तो घूमता ही रहता है, उसे यहाँ भेज देती, वो आके पैसे ले जाता। इस तरह आप नहीं कह सकते पिताजी, कुछ भी हो वो आपके दामाद है, ये बात मत भूलिएगा। तब तक कमला गर्मा गर्म चाय बना के बाप बेटी दोनों के लिए ले आती है। फिर दोनों चाय पीने लगते हैं। भूल गया था बताना, सूरज आया था हमारे खेत के लिए। लेकिन क्यों पिताजी? कह रहा था उसके जान पहचान के पास और भी मवेशियां है, उसे एक ट्रैक्टर घास की जरूरत है। मैंने कहा तुम्हें पूछ कर बताऊंगा। इसमें पूछने की क्या बात है पिताजी, किसी को भी आप दे सकते हैं। वैसे हम घास तो बेच ही रहे हैं, एक ट्रैक्टर भर के घास दे दीजिए और पैसे ले लीजिए। ठीक है बेटा। इतना कहकर शंभू बेटी का पिया हुआ चाय का ग्लास लेकर अंदर चला गया। फिर वापस पैसे लेकर आया। दोनों काफी देर तक बातचीत किए। फिर कमला भव्या को खाना खिलाकर बाहर लेकर आ गई। फिर अनामिका पैसे लेकर अपनी बेटी को साथ लेकर सासू माँ के घर लौट जाती है।
फिर एक दिन अनामिका अपने हरे घास के खेत में जाती है। वहाँ पिता शंभू और माँ कमला ट्रैक्टर पर घास रख रही होती है। पिताजी, मुझे भी घास दे दीजिए, मैं भी रख देती हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम 7 महीने की गर्भवती हो, हम जिंदा है अभी भी घास उठाने के लिए, हम कर लेंगे। इतना समझाने के बावजूद अनामिका उनकी बात नहीं सुनी। घास के कटे हुए बंडल को लेकर वो ट्रैक्टर में रखने लगी। 1 घंटे के अंदर पूरा ट्रैक्टर घास से भर जाता है। फिर सूरज पैसे गिन के अनामिका को दे देता है। फिर सुरेंद्र ट्रैक्टर लेके वहाँ से चला जाता है। अनामिका कुछ पैसे अपने माँ पिताजी को दे देती है। फिर उस शाम धीरे धीरे बारिश होने लगती है। अनामिका बेंच के ऊपर खड़ी होकर बारिश देखने लगी। तब तक पिताजी शंभू सूरज का घास का ट्रैक्टर लेकर घर लौट आते हैं। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हुआ पिताजी, आप घास का ट्रैक्टर लेकर घर लौट आए? असली बात ये, सूरज के पहचान वाले आप अपने मवेशियों को बेचना चाहते हैं, इसलिए उन्हें घास की जरूरत नहीं है। इसलिए अनामिका, तुम अपने घास रख लो और मेरे पैसे वापस दे दो। इस तरह कहने पे अनामिका को पूरी बात समझ में आ जाती है। अब चूंकि कुछ करने का नहीं था, इसीलिए अंदर से पैसे लाके वो दे देती है। फिर वहाँ से वो चला जाता है। शंभू भी बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका सोचने लगती है, घास से भरा हुआ इस ट्रैक्टर का अब वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है। उसने देखा घर के चारों तरफ से पानी टपक रहे हैं। फिर घर को ठीक करने का विचार उसके मन में आया। देर किए बिना वो उठी। फिर बेटी और सासू माँ की मदद से ट्रैक्टर के सारे घास से वो अपने घर के छत को ठीक कर दी। अब ट्रैक्टर के पूरे घास से घर का छत ठीक हो जाता है। माँ जी, हरे घास की सहायता से पूरे छत को ठीक कर दिया है। अब बरसात का पानी छत से नहीं टपकेगा, अब शांति से रह पाएंगे। गर्भवती अनामिका की ये बातें सुन के घर पे सभी लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। सासू माँ शारदा भी अब बहू को समझने लगती है और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तब रात के 7 बज रहे थे। ऑफिस का काम खत्म करके अनामिका बहुत ही थके हारे हालत में स्कूटी चलाते हुए जा रही थी और दुखी होकर, हे भगवान, जब तक मैं घर पहुंचूं कम से कम नौकरानी सावित्री रहे। ऐसा हो तो कल पूजा में आपके नाम पे एक नारियल चढ़ाऊंगी। इस तरह अनामिका विनती करते हुए जाती है। उधर उसके पति रमेश भी अपने ऑफिस से गाड़ी में बैठकर निकलता है। बहुत ही सतर्कता से वो रास्ता देखकर गाड़ी चला रहा होता है। सुबह से मैं सावित्री को फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लग ही नहीं रहा है। वो घर आई कि नहीं? अगर वो आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं अनामिका को क्या क्या सामना करना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए वो जा रहा था। आधे घंटे के बाद अनामिका स्कूटी लेके और रमेश अपनी गाड़ी में बैठकर घर पे आके पहुंचता है। दोनों नौकरी करते थे और एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। नौकरी के कारण अनामिका को घर का काम करना, खाना बनाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए उन्होंने सावित्री को नौकरानी के काम पे रखा था। लेकिन सावित्री 3 दिन काम पर आती थी और बाकी दिन वो छुट्टी पर ही रहती थी, जिस वजह से अनामिका को बड़ा गुस्सा आता था। इसीलिए अगले दिन, ये क्या सावित्री दीदी, हफ्ते में अगर आप 4 दिन छुट्टी ही लेंगी तो कैसे चलेगा बताइए? अब मैं क्या करूं दीदी, मुझे 4 दिन छुट्टी तो लेनी ही पड़ती है। 2 दिन अपने माँ के पास, 2 दिन अपनी सास के पास जाती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ, घर का राशन पानी लाके देती हूँ, सब्जियाँ लाके देती हूँ, तब जाके वो सब बहुत खुश रहते हैं। सिर्फ वो नहीं, उनके साथ साथ तुम भी बहुत खुश हो और पैसे देकर मैं नौकरानी के काम पे रखी हूँ और मैं ही दुखी हूँ। ऐसा अनामिका कह ही रही थी, तभी रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके हॉल में आता है और सावित्री से कहता है, ये क्या अनु, सावित्री फिर 4 दिनों के लिए छुट्टी मांग रही है? हाँ साहब, इस बार सिर्फ मैं 4 दिन की छुट्टी नहीं मांग रही हूँ, एडवांस में अपनी सैलरी भी मांग रही हूँ। उसकी बातें सुन के अनामिका वहाँ से चली जाती है। ऐसा क्यों? काम से भागने के लिए? हाँ, क्या कह रहे हैं मालिक, अचानक से ऐसी बातें। आप जैसे अच्छे इंसानों को छोड़ दूं तो पूरी तनख्वाह कौन देगा बताइए? वो ऐसा कह ही रही थी, तभी अनामिका अंदर से पैसे लेकर सावित्री के पास आती है। वो सावित्री को पैसे दे देती है। आज के बाद काम पे मत आना, अब जाओ। अरे मालकिन, आप अकेले घर का काम खाना पकाना नहीं कर पाएंगी। वैसे भी तुम अभी भी क्या कर रही हो? 2 दिन काम करती हो, 4 दिन छुट्टी लेती हो, मुझे ही सब करना होता है। अनामिका, ऑफिस का टाइम हो रहा है। हाँ, तुम मत आना, जाओ।
इस तरह कहने पे सावित्री वहाँ से चली जाती है। अनामिका और रमेश घर पे ताला लगाते हैं। रमेश कार लेके और अनामिका स्कूटी लेके ऑफिस के लिए निकल जाती है। उस रात वो बाहर से बिरयानी ऑर्डर करते हैं और फिर दोनों मिलके डाइनिंग टेबल पे बैठकर उसे खाने लगते हैं। राम, तुम गांव जाके माँ और परिवार को ले आओ ना। क्या बात है अनामिका, अचानक से तुम्हें परिवार के लिए प्यार आने लगा? सुनो, इस तरह से तुम मजाक मत किया करो। सावित्री हफ्ते में 4 दिन छुट्टी पे रहती है। पूरा घर का काम, खाना पकाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मतलब तुम मेरी माँ को नौकरानी बनाना चाहती हो? अरे तुम इस तरह नौकरानी क्यों सोच रहे हो? हम सास बहू साथ रहेंगे तो घर का काम, खाना पकाने में एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं ना। अच्छा, सास और बहू में अगर प्यार है फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वैसे भी मेरी माँ गांव की रहने वाली है। अगर वो यहाँ आ जाती है तो तुम्हें ही परेशानी होगी, क्योंकि वो शहर के लिए नहीं होगी। ओह राम, पहले आप जाके माँ जी को ले आइए, उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस तरह कहकर वो पेट भर के बिरयानी खाती है, फिर आराम से सो जाती है। अगले दिन रमेश अपनी गाड़ी से सुंदरपल्ली गांव में जाते हैं, जहां उसके माता पिता एक मिट्टी के घर में रहा करते थे। बेटे रमेश को देखकर शारदा प्रसाद बहुत खुश होते हैं। माँ, पिताजी, अब आप लोग अपने कपड़े बांध लीजिए, कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए चलिए। मैं नहीं आ सकता बेटा, मुझे खेत में काम है, अपनी माँ को ले जाओ। इतना कहने पर शारदा अंदर जाती है और अपने कपड़ों को पैक करके आके रमेश की गाड़ी में बैठती है। फिर रमेश शहर की तरफ गाड़ी चलाने लगता है। उधर गांव की सासू माँ के लिए शहर की बहू रानी दरवाजे के पास खड़ी होकर ही इंतजार कर रही होती है। 2 घंटे के बाद उनकी कार शहर के घर के सामने आके रुकती है। शारदा गाड़ी से नीचे उतरती है। कैसी है आप सासू माँ? मैं ठीक हूँ बहू, पर तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? अब तुम आ गई हो माँ, अपने हाथों से पकवान बना के बहू को खिला के मोटी कर लेना। इस तरह से बातचीत करके वो फिर अंदर चले जाते हैं। शारदा सुबह उठती है, घर का काम काज, खाना पकाती है। अनामिका और रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके आके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। शारदा उन्हें नाश्ता परोस देती है। माँ जी, मेरे काम के प्रेशर की वजह से मैं घर के सामान ठीक से रख नहीं पाती हूँ, साफ सुथरा नहीं कर पाती हूँ। मैं आ गई हूँ ना बहू, जब तक तुम ऑफिस से काम खत्म करके घर लौट आओगी देखोगी सब साफ हो गया है, सब अपनी जगह पे है। इतना कहकर अनामिका और रमेश ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर शारदा बगीचे का पानी का पाइप लेके और एक झाड़ू लेके घर के अंदर आती है। वो हॉल में आके डाइनिंग टेबल के ऊपर पानी छिड़क देती है और झाड़ू लगाने लगती है। फिर वो पाइप लेकर फ्रिज के पास आती है। पाइप से पानी डाल के और झाड़ू से वो फ्रिज साफ कर देती है। फिर वो पाइप लेके सोफे के पास जाती है। पाइप से पानी डाल के सोफे पे और झाड़ू से सोफे को साफ कर देती है। फिर देखते ही देखते पूरा घर पानी से भर जाता है। फिर भी शारदा का काम नहीं रुकता। वो टीवी के पास जाके टीवी को भी पानी से अच्छे से साफ कर देती है। अनामिका ऑफिस से घर लौट आती है तो देखकर उसका मानो सर दर्द होने लगता है। घर के अंदर पानी देखकर वो आश्चर्य होकर घर के अंदर जाती है। सासू माँ शारदा पाइप के पानी से उस वक्त घूमते हुए पंखे को साफ कर रही थी। वहाँ जाते ही अनामिका के ऊपर भी पानी गिरने लगता है। अनामिका को समझ में नहीं आ रहा था सासू माँ की सरलता को देखकर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। क्या कहेगी उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था। आ गई हो बहू, देखो पानी के पाइप से मैंने सब कुछ धो दिया है। टेबल, चेयर, टीवी, फ्रिज, सोफा अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। अब पंखा बहुत ऊंचे में है ना, इसीलिए इस तरह से मुझे साफ करना पड़ा। उनकी बातें सुन के अनामिका वहीं बेहोश होकर पानी पे गिर जाती है। ये देखकर शारदा घबरा जाती है। वो अनामिका को उठाकर सोफे पे लाके सुलाती है। फिर वो रमेश को जल्दी से फोन लगा के सब बताती है। रमेश भी घबराकर जल्दी घर आ जाता है। पूरे घर में पानी देखकर रमेश शॉक्ड रह जाता है। माँ, कोई नल खराब हो गया था क्या? नहीं बेटा, मैंने पानी के पाइप से झाड़ू से पूरा घर साफ किया है ना। ये बात बहू को बताया तो वो बेहोश हो गई। परेशान मत हो माँ, वही पानी का पाइप अनामिका के मुंह के ऊपर रख दो, उसको होश आ जाएगा। उसके इस तरह से कहने पे शारदा पानी का पाइप अनामिका के चेहरे के ऊपर रख देती है। तुरंत अनामिका उठ के बैठ जाती है। पूरे घर को पानी में देखकर अनामिका सासू माँ के सामने हाथ जोड़ लेती है। फिर अगले दिन ही रमेश गाड़ी में बैठाकर अपनी माँ को गाँव छोड़ आता है।